19 मई 2024 जब ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हेली कॉप्टर के जरिए आज़रबाईजान से ईरान आ रहे थे, तभी इस हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग की इत्तलात सामने आती हैं। रेस्क्यू शुरू किए जाते हैं। न सिर्फ ईरान बल्कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रशिया और टर्की जैसी कंट्रीज भी हिस्सा लेती हैं। ख़राब मौसम में भी पूरी रात इस रेस्क्यू को जारी रखा जाता है। ईरान के लोग अपने प्रेसिडेंट के लिए रात भर दुआएं करते हैं। अचानक खबर आती है कि इब्राहिम रईसी और उनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अब्दुल्लाहियान की डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। इस सारे हादसे में एक बात जो चौंका देने वाली है वो ये कि ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ मज़ीद 2 हेलीकॉप्टर्स भी उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए साथ थे, मगर इन तीनों ही हेलीज में से हादसा उसी हेलीकॉप्टर को पेश आता है जिसमें इब्राहिम रईसी मौजूद थे। और अभी इस हादसे को चंद ही घंटे गुजरे थे तो इस्राएली ऑफिशियल्स की जानिब से इब्राहिम रईसी की डेथ को डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि सारी दुनिया जब रैकेज के मिलने और हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों के बच जाने की उम्मीद रख रही थी, तभी इजरायली ऑफिशियल्स का ये स्टेटमेंट इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाता है। याद रहे, इससे पहले 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के शहर दमस्कस में भी इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रिजा जाहिदी को मार दिया गया था। और अब ये इंसिडेंट ईरान के लिए बड़े नुकसान के बराबर है। क्या इस सारे मामले में इजराइल का कोई हाथ हो सकता है? यही सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वो एरिया है जहां पर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसके बाद उनका और उनके साथ बैठे लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस सारे ऑपरेशन में रशिया और टर्की दोनों ही कंट्रीज ने ईरानियन प्रेसिडेंट के सर्चिंग के लिए कई घंटों तक ऑपरेशन जारी रखा, लेकिन हेलीकॉप्टर के रैकेज का कोई पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद टर्की के ड्रोन से एक फुटेज मिलती है जिसमें वर्जकान के एरिया में जहां मौसमी सूरत हाल इंतहाई खराब बताई जा रही है, वहां से रैकेज की फुटेज देखने को मिलती है। जिसके बाद ये गुमान किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद किसी का भी बचना अब नामुमकिन है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अक्टूबर 7 के बाद से इजराइल और ईरान खुलकर एक दूसरे के खिलाफ सामने आए हैं। इससे पहले प्रॉक्सीज के थ्रू तो दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन आफ्टर अक्टूबर 7 ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ है। और इब्राहिम रईसी का क्लियर स्टांस था अगेंस्ट इसराइल और गजा और फ़लस्तीन के लोगों के लिए काफ़ी बार बोल भी चुके थे। इनफैक्ट उनका लास्ट विजिट जो कि आज़रबाईजान के लिए था, जिस पे से ये आ रहे थे डैम इनॉग्रेशन के दौरान, स्पीच में उन्होंने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती किया था और ये तक कहा था कि फ़लस्तीन हमारे लिए पहला मामला है। जिसके बाद इब्राहिम रईसी को थ्रेट्स भी मिल रही थी। इवन अप्रैल के मंथ में जब वो पाकिस्तान आए थे, तब भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूरे शहर कराची को बंद कर दिया गया था। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इवन ऑफिस तक भी बंद कर दिए गए थे ताकि इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी तक की अपडेट्स के अकॉर्डिंग इस सारे इंसिडेंट को ड्यू टू बैड वेदर ही कहा जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस एरिया में जहाज क्रैश हुआ है वो पहाड़ी एरिया है और फॉग ज़्यादा होने के बाइस ये सब सान्या देखने को मिला। और इजरायली ऑफिशियल्स ने भी इसमें उनका हाथ ना होने का कहा है। मगर जो भी इब्राहिम रईसी की साथ होने वाले सारे वाक़े में अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, जिसके बाद ही मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि सारा मामला हुआ कैसे। बात करें इब्राहिम रईसी के टेन्योर की, तो इब्राहिम रईसी 2021 से ईरान के सदर थे और इस बीच उन्होंने कई क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस किया। अब चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो जो कि तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस की वजह से थे, या फिर महासा अमीनी की डेथ के बाद ईरान के अंदर होने वाले मास प्रोटेस्ट थे। और इस सब के बाद अक्टूबर 7 के बाद से इजराइल के बीच बैक टू बैक रीजनल टेंशन इब्राहिम रईसी फेस कर रहे थे। इब्राहिम रईसी पिछले महीने पाकिस्तान आए थे 3 दिन के ट्रिप में, जिसमें पाकिस्तान और ईरान के बीच ट्रेड वॉल्यूम को $10 बिलियन तक बढ़ाने के लिए कमिटमेंट भी की गई थी। जबकि रीजन में पाकिस्तान हो, भारत, तुर्की, ईरान के ताल्लुकात अब सबसे बेहतर हो रहे थे इब्राहिम रईसी के टेन्योर में। जबकि गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए उनका स्टांस क्लियर था और टाइम टू टाइम वो इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते रहे हैं। इस सारे इंसिडेंट के बाद ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स में भी असर पड़ेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट का ओहदा संभालेंगे, जिसके बाद 4 to 5 मंथ्स बाद इलेक्शंस कराए जाएंगे दोबारा से। और आयतुल्लाह खुमैनी अभी भी जो है सुप्रीम लीडर है, तो उनके अंडर ही सारे ऑपरेशंस किए जाएंगे। इसके अलावा जियो पॉलिटिकली क्या
کچھ دیکھنے کو ملتا ہے آگے آنے والے دنوں میں، اس کے بارے میں ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو سبسکرائب کر دیجیے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔